नेक्स्ट आ जाता है डीएनएस। तो डीएनएस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, एंटीरियर आयनोस्कोपी करते हैं, उसके बाद फंक्शनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद कोटल टेस्ट करते हैं और सीटी स्कैन करते हैं। कोटल टेस्ट क्या होता है, कोटल टेस्ट मैं बाद में बताती हूँ। डायग्नोसिस में क्या क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है, एंटीरियर आयनोस्कोपी करनी है, फंक्शनल एग्जामिनेशन करना है, कोटल टेस्ट करना है और सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक्सरे जब लेते हैं डीएनएस के लिए तो कौन सा उस एक्सरे की टाइप कौन सी होती है, पोस्टीरियर एंटीरियर स्कल व्यू लेते हैं डीएनएस। तो डीएनएस का डायग्नोसिस हमने देख लिया, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, तीन तरह इसके या तो ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या रेशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब रेस की वजह से। इसके अलावा डेवलपमेंटल इनोमलीज हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रॉमा हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट एरर्स हो सकते हैं, रेस फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली हेरेडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डीएनएस की बात करें तो इंटीरियर डिसलोकेशन होती है, सी शेप डिफॉर्मिटी होती है, एस शेप डिफॉर्मिटी होती है। इसके अलावा स्पर्स होते हैं और इसके अलावा एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं थिकनिंग। कौन कौन सी होगी, इंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, एस शेप डिफॉर्मिटी, सी शेप डिफॉर्मिटी, स्पर एंड थिकनिंग। ये दिखाए हुए हैं इंटीरियर डिसलोकेशन, सी से डिसलोकेशन, अगर ऐसे एक साइड पे सारा का सारा चल गया तो एस, अगर आधा एक साइड पे और आधा एक साइड पे तो एस, सॉरी सारा एक तरफ चला गया तो उसको सी शेप्ड, आधा एक तरफ है और आधा एक तरफ तो उसको एस शेप्ड। अगर तो दोनों साइड से एक जैसा थिकनिंग हो गई है ना, उसको हम थिकनिंग कहते हैं, और एक साइड से थिकनिंग हो गई है तो उसको हम नेजल स्पर कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके सबसे पहले कार्डिनल साइन क्या होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर में दर्द होती है। मैंने जब आपको सेप्टोप्लास्टी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब डीएनएस होता है ना वो लेटरल वॉल के साथ जाके लगता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे टर्बिनेट्स होते हैं तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। लेटरल वॉल के साथ जाके जब कंप्रेस होता है तो उसको कंप्रेस करता है ना, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हेडेक होती है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कोई मैस हो तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, हेडेक हो गई, ठीक है। इसके अलावा जब मैंने आपको उसमें सेप्टोप्लास्टी वगैरह पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अब ऑब्स्ट्रक्शन है तो साइनसिस को भी तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो उसमें क्या होगा, साइनसाइटिस हो जाएगा। अब ड्राइंग इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब भी जो म्यूकोसा होती है ना डिवेटेड पार्ट की, वो वहाँ पे एयर ज़्यादा ड्राई इफेक्ट ज़्यादा आ रहे थे, उसकी वजह से क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही होती है। जब क्रस्ट रिमूव कर देते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग को हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। इसके अलावा ब्लीडिंग वेसल से भी हो सकती है, और जो सेप्टल स्पर है वहाँ स्पेक्ट्रल स्पर के ऊपर जो वेसल्स होती हैं वहाँ पर से भी हो सकती है। क्या आ गया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, हेडेक हो गया, साइनसाइटिस हो गया, एपिस्टेक्सिस हो गया। इसके अलावा जो एयर है ऑल्फैक्टरी रीजन तक नहीं अगर पहुँच रही तो क्या होगा, एनोस्मिया हो जाएगा। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी तो होगी ना, बाहर से नोज कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी होगी। इसके अलावा मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक, और इसके अलावा फेशियल पेन होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम एसएमआर करते हैं और सेप्टोप्लास्टी करते हैं, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिए हुए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होता है वो सेप्टोप्लास्टी होती है, क्योंकि इसमें कम डिसेक्शन होती है और इसके सारे फायदे मैंने बता दिए हुए आपको। नेक्स्ट होता है सेप्टल हीमाटोमा। सेप्टल हीमाटोमा क्या होता है, ब्लड की कलेक्शन हो जाती है पेरिकोन्ड्रियम और पेरिओस्टियम के दरमियान। पेरिकोन्ड्रियम क्या है, कार्टिलेज, ओस्टियम क्या है, ओस्टियम क्या है, बोन है, तो उसके साइड पे जो कवरिंग है उसको पेरिओस्टियम, और जो कार्टिलेज की जो साइड पे कवरिंग है उसे पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम के नीचे या पेरिओस्टियम के नीचे, मतलब बोन की कवरिंग के नीचे या कार्टिलेज की कवरिंग के नीचे ब्लड इकट्ठा हो गया ना, उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें तो बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फ्रंटल हेडेक होती है, सेंस ऑफ प्रेशर होता है। ट्रीटमेंट स्मॉल हीमाटोमास के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट और लार्ज के लिए डिफरेंट है। एस्पिरेशन का स्मॉल है तो हमने स्मॉल हीमाटोमास है तो सिंपल हमने ना एस्पिरेशन कर देनी है, ठीक है, नीडल से। अगर लार्ज हीमाटोमास है तो हमने क्या करना है, इंसिजन देनी है, ड्रेनेज करना है। सिंपल जो स्मॉल के लिए एस्पिरेशन और उसके लिए लार्ज के लिए इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी है। फिर क्या करना है, हमने ना म्यूकोसा का थोड़ा सा पार्ट भी रिमूव कर लेना है, और बाद में क्या करना है, नेजल पैकिंग कर देनी है और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन है इसके जो सीरियस सेप्टल हीमाटोमा है ना, अगर ड्रेन नहीं करते तो ऑर्गेनाइज हो जाता है। जब कोई भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी तो थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है, परमानेंट थिकन्ड सेप्टम हो जाता है, ठीक है।
क्या हुआ, परमानेंट थिकनेड सेप्टम। और इसके अलावा अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है ना, मतलब जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसको प्रिवेंट करने के लिए, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया ना तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एंड से कर सकते हैं। ए से क्या है, एब्सेस हो सकती है, एन से क्या है, निक्रोसिस हो सकती है कार्टिलेज की, डी से क्या है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, डिप्रेशन ऑफ द नेजल सेप्टम हो सकता है, डोर्सम हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो गया, सेप्टल एब्सेस हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, किसकी नेक्रोसिस ऑफ द कार्टिलेज हो सकती है, डिप्रेशन ऑफ द नेजल डोर्सम हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेप्टल एब्सेस की, तो इसमें टेम्परेचर की वो बताई होगी, सिनेरियो में टेम्परेचर का पॉइंट होगा, टेंडरनेस होती है, टेंडर होता है। ठीक है, सेप्टल एब्सेस जो होती है टेंडर होती है, और ज़्यादातर सेप्टल एब्सेस ही होती है, बायलेटरल होती है। इसका भी ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस हैं। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, इसमें हमने एस्पिरेशन नहीं करनी, एब्सेस है उसको जल्दी जल्दी ड्रेन करना है। जैसे जैसे इसमें क्या करना है, इंसिजन देनी है, ड्रेनेज करनी है। इसमें भी हमने सेप्टल म्यूकोसा के पार्ट को एक्सरसाइज कर लेना है, रिमूव कर देना है, और फिर क्या करना है, हमने सक्शन करनी है, इंसिजन दे ली। ठीक है, इंसिजन दे ली और सेप्टल म्यूकोसा का पार्ट पीस भी इरादा कर लिया। फिर बाद में हमने सक्शन करनी है, किस किस की सक्शन से हमने क्या रिमूव करना है, पस है ना, पस को रिमूव करना है, और नेक्रोसिस जो कार्टिलेज की नेक्रोसिस हो गई हुई है उसको भी रिमूव करना है। ठीक है, नेक्रोस पीसेस ऑफ कार्टिलेज को रिमूव करना है और पस को रिमूव करना है। इसके बाद ना हमने हर 2 से 3 दिन तक ना डेली इसको इंसिजन को खोलना है और उसमें से पस और जो नेक्रोस पार्टिकल्स है ना उसको रिमूव करना है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स इसमें भी देनी है और 10 दिन तक देते रहना ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते थे कॉस्मेटिक में। कॉस्मेटिक में क्या हुआ था, डिप्रेशन ऑफ द नेजल डोर्सम हो गया। तो इसमें भी जो कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन है उसमें क्या है, डिप्रेशन ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल डोर्सम, तो यहाँ पे उसमें कार्टिलेजिनस डोर्सम लिखा हुआ है। इसमें हम करेंगे इसको रिमूव सही करने के लिए हम करते हैं ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, ये एमसीक्यूज भी है। ये तो होगी कॉस्मेटिक इंट्रा कॉम्प्लिकेशन कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन। इस कॉम्प्लिकेशन को हम सीपीएम डिप्रेशन से कर सकते हैं। सी से क्या था, सी से कमरनस साइनस थ्रोम्बोस, डी से डिप्रेशन तो पहले ही हो गया ना, डिप्रेशन ऑफ द, और जो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है ना उसको हम सीपीएम से कर सकते हैं। सी से क्या, कमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस, डी से क्या, परफोरेशन हो सकती है, एम से क्या, मेनिंजाइटिस हो सकता है।